Friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video, we cover the 10th class economics topic, sector of Indian economy. This is the third video of mine. In previous video बच्चे हम लोगों ने कवर किया था सबसे पहले कि हमारे कौन कौन से सेक्टर होते हैं। सेक्टर होने के बाद हम लोगों ने उनका कंपेयर किया था, उनकी इंटरडिपेंडेंस की थी। उसके बाद हम लोगों ने जीडीपी के थ्रू कैलकुलेट किया था कि किसका कहाँ कहाँ पर कितना कंट्रीब्यूशन है। इन दिस वीडियो वी कवर ऑल द रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था कि हम लोगों ने तीनों सेक्टर्स को देखेंगे, उसके बाद जीडीपी कंसेप्ट पढ़ेंगे और साथ में हम एम्प्लॉयमेंट करेंगे। मैंने वो डिटेल में बताई थी। अगर जो बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड सॉ द प्रीवियस वीडियो। और बेटे सब्सक्राइब मेरी मोटिवेशन के लिए है कि आप लोग पसंद कर रहे हैं और आपको वीडियो बनाई हुई पसंद है। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं और देखते हैं तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और अच्छी तरीके से वीडियो बनाऊँ। तो इन दिस वीडियो वी कवर वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। तो पहले हम इसको ग्राफ के थ्रू समझेंगे और फिर मैं आपको इसकी सारी स्टोरी बताऊंगी। ये देखिए बच्चे, शेयर ऑफ सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट। दिस ग्राफ बिलोंग टू 1972 एंड 73। ये 1972-73 का है और ये जो हम कंपेयर करेंगे 11 और 12 के थ्रू करेंगे। आप लोग देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर, जो मैंने ब्लू कलर से किया है, और जो रेड से है ये सेकेंडरी है, और जो थर्ड है हमारा टेरिस्ट्री सेक्टर है। इसी तरह से ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिस्ट्री। आप लोग देख रहे हैं कि 1972 में भी आपका कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का ही ज़्यादा था, यानी कि एम्प्लॉयमेंट यही सेक्टर प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन आप लोगों को अगर ध्यान हो, यहाँ पर मैंने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें बताया था कि कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर इज लेस। ये देखिए कि इसमें 1973 और 74 में प्राइमरी सेक्टर का 40%, और अगर हम लोग देखें एम्प्लॉयमेंट 74%, सेकेंडरी का 11%, और यहाँ पर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सेकेंडरी का 10%। इसी तरह से यहाँ पर टेरिस्ट्री का जो एम्प्लॉयमेंट थी ओनली 15% थी। हम लोग लैक ऑफ सर्विसेज को, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं दे पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर टेरिस्ट्री सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ओनली 15% थी, जबकि इसका शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी टेरिस्ट्री सेक्टर का 50%। कितना डिफरेंस था। उसके बाद अगर हम कंपेयर करें 11 और 12 और 13 और 14 में, यहाँ पर आपका प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अगेन 49%, यानी कि इन दोनों सेक्टर के मुकाबले में अभी भी 49। लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट थी वो इंक्रीज हुई, पहले 11% थी, अब 24% हुई, यहाँ से 15 से 27। अब यहाँ पे देखिए जीडीपी में पहले 10% था, इसका 20, और इसका नाउ 27 एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद इसका कंट्रीब्यूशन 70% है। इसका कैसे हुआ कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो राइज बनता है, Why did not a similar shift out of primary sector happen in case of employment? कि प्राइमरी सेक्टर में क्यों नहीं चेंज हुआ, शिफ्ट क्यों नहीं हुआ, क्या क्यों था लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द सेकेंडरी एंड टेरिस्ट्री सेक्टर। इसका रीज़न सबसे बड़ा यही था कि हम सेकेंडरी और टेरिस्ट्री सेक्टर में जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं करा पा रहे थे। फिर अंडर एम्प्लॉयड क्या होता है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एंड हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो वन बाय वन, फर्स्ट, वेयर आर द मोस्ट पीपल आर एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर। आप लोगों को इससे क्लियर हो गया प्राइमरी सेक्टर में कैसे एम्प्लॉयड है। क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखते हो कि स्टार्टिंग में जब हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे सभी सेक्टर्स को एक्सप्लॉइट कर दिया था, यानी कि आज़ादी के समय हमारी जो कंट्री की पोजीशन थी बिल्कुल लो थी, तो उस समय प्राइमरी सेक्टर ही था हमारा, क्योंकि यहाँ पर हमारी फेवरेबल कंडीशन थी, यानी कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट था बहुत पॉजिटिव था। तो यहाँ पर भी हमें टेक्नोलॉजी नहीं मालूम थी, और उसके बाद आप लोगों को पता है कि HY सीड्स का भी यूज़ नहीं होता था, तो पुरानी टेक्निक्स थी, यहाँ पर लोग ज़्यादा लगे रहते थे। अब आप लोगों को मालूम है कि लोग कुछ ना कुछ तो काम करने के लिए घूमते ही हैं, तो उन्होंने प्राइमरी सेक्टर में ही एडजस्ट हो जाते थे। फॉर एग्जांपल कि आपको ये तो ग्राफ से क्लियर ही हो गया कि सेकेंडरी और टेरिस्ट्री में नहीं था, तो इंडस्ट्रियल आउटपुट हमारी ज़्यादा हो रही थी पीरियड ऑफ, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम थी। फिर टेरिस्ट्री सेक्टर में भी यही सेम था, लेकिन जबकि सर्विस सेक्टर की जो प्रोडक्शन थी वो काफ़ी गुना बढ़ गई थी। एज अ रिजल्ट
हाफ ऑफ द वर्कर इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल ना होने की वजह से आप लोगों की प्राइमरी सेक्टर में ही डिपेंडेंस बढ़ गई थी। बेटे इससे क्या हो गया कि जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूशन नहीं था। इवन सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर ने 4/5 प्रोड्यूस को किया, टोटल प्रोडक्शन में से 4/5 पोर्शन उसका था, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम थी। इसका मतलब कि वो क्या करते, तो उन्होंने वहीं प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व होना शुरू हो गए थे। कैसे? क्योंकि वहाँ पर लेबर एफर्ट्स को ही डिवाइड कर रहे थे। अब जैसे मान लो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये 2 स्क्वायर फीट में 2 हेक्टेयर को लैंड का पीस ले लिया। अगर 2 वर्कर्स यहाँ पर काम करते हैं तब भी वो इतनी ही प्रोडक्शन करेंगे जितनी इसकी कैपेसिटी है। इट मीन्स कि दे प्रोड्यूस 100 kg वीट, 100 kg करते हैं। लेकिन ना ये 2 वर्कर्स हैं, मान लो इसमें से लक्ष्मी और उसका हस्बैंड। अब क्या होता है कि लक्ष्मी और हस्बैंड दोनों काम करके 100 वीट करते हैं। अब उसके बाद ही लक्ष्मी के हस्बैंड का बिग ब्रदर, उसको भी कोई काम नहीं मिलता, तो वो कहता है कि चलो मैं भी तुम्हारा खेत में हाथ बटा देता हूँ। उसके बाद उसका छोटा भाई है, उसको भी कोई काम नहीं मिलता, वो भी यहीं पे आ जाता है। फिर इसका बड़ा बेटा है, वो भी यहीं पे आ जाता है। तो देखो 2 वर्क, और ये सारे मिलके सिर्फ 100 kg ही वीट को प्रोड्यूस करते हैं। तो एक बात बताओ, बिग ब्रदर, छोटा ब्रदर और उसका बेटा, वो 3 जो वर्कर्स हैं वो कोई प्रोडक्शन वर्क तो नहीं कर रहे ना। तो इसे क्या कहेंगे? उन्होंने सिर्फ इनका काम बांटा है, इनकी प्रोडक्शन में तो इंक्रीज नहीं हुई ना। तो उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट। हालांकि वो 5 के 5 लोग इस टुकड़े पे लगे हुए हैं, वीट की प्रोडक्शन पर लगे हुए हैं, लेकिन कोई प्रोडक्शन तो नहीं इंक्रीज कर रहे हैं ना। तो फिर इसे क्या हुआ? इसे हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। और अब मान लो इसी सिचुएशन को हम, जो यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट है, इसको क्या बोलते हैं? डिसगाई अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाई अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कि व्हेन रिक्वायर्ड पर्सन ऑन अ पार्टिकुलर जॉब इज लेस, बट उधर वो ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं। यहाँ पर इस खेती पर काम करने के लिए हमें 2 ही वर्कर्स सफिशिएंट थे, बाकी के 3 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन काम ना होने की वजह से तो वो इसी में ही काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुई, तो इसे बोलेंगे डिसगाई अनएम्प्लॉयमेंट। अब सपोज करो लक्ष्मी के घर उनका कोई लैंडलॉर्ड आ गया, यानी कि जमींदार आ गया। जमींदार ने उसके फैमिली मेंबर में से 2, यानी कि बिग ब्रदर और स्मॉल ब्रदर, उन दोनों को अपने खेतों में काम करने के लिए बुला लिया। तो उसको एक्स्ट्रा अर्निंग हो गई, तो उनके घर में भी प्रॉब्लम थोड़ी रिमूव हो जाएगी। इसी तरह से उन्होंने बेटे को शहर में, यानी कि अर्बन एरिया में माइग्रेट करा दिया, भेज दिया। वहाँ पर उसको प्लम्बर या उसको पेंटर, रिपेयर पर्सन वगैरह इनकी जॉब मिल गई, पेंटर वगैरह की उनको जॉब मिल गई। लेकिन क्या इससे वो बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं? स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग ही हुई। कईयों को जॉब्स भी नहीं मिलती, पूरा पूरा दिन वो बैठे रहते हैं। ठीक है, तो देखा आपने कि अब जब काम नहीं मिलती तो वापस वो एग्रीकल्चर की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं। कि एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन स्मॉल अर्निंग से, ओनली स्मॉल अर्निंग will not improve our GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। आपको समझ में आया कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने के बावजूद भी प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी लेस क्यों है। नाउ वी मूव टू अनदर, कि यहाँ पे अब क्लियर हो गया वाई डिड नॉट अ सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैपन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में इतनी नहीं है। अंडर एम्प्लॉयमेंट पता लग गया, डिसगाई एम्प्लॉयमेंट। नाउ कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कैसे कर सकते हैं। बट दिस जो आपके मेथड हैं वो आपकी लक्ष्मी हैं स्टोरी में, एक उसकी उस मेथड से हम लोग
आप लोगों ने देखा कि एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करनी है। यहाँ पर लक्ष्मी की स्टोरी बताई गई है, जिसके पास 2 हेक्टेयर लैंड है, उसके पास इरिगेशन की फैसिलिटी भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। तो अगर मान लो, अगर विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर और इन रूरल सेक्टर, रूरल एरिया। तो बेटे अगर लक्ष्मी को इरिगेशन की फैसिलिटी मिल जाए, इरिगेशन कैसे होगी, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम हो जाए, तो उसकी इरिगेशन की समस्या ख़त्म हो जाएगी और उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो अपने खेती ज़्यादा कर सकेगी। क्लियर। अब अगर उसको पैसों की ज़रूरत है, अगर वो पैसे मांगने मनी लेंडर्स के पास जाती है, मनी लेंडर्स उसको क्या देंगे, हायर इंटरेस्ट पे देंगे, तो वो कर्ज में फंसती जाएगी, डेब्ट ट्रैप, यानी कर्जे में फंसती हुई चली जाएगी, ट्रैप। ठीक है। अब अगर उसको बैंक से, अगर हम रूरल एरिया में बैंक खोल देते हैं, तो वो लोन प्रोवाइड करेंगे इजी वे में एट लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद अब ध्यान से सुनो आप, अगर इरिगेशन के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम होगा तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। अब अगर वो बैंक में लोन लेके आसानी से वो अपनी क्या क्या खरीदेगी, HYV सीड्स को भी खरीद सकती है। लोन लेने के बाद उसमें उसकी फर्टिलाइजर्स हो गए, बीज हो गए, तो वो कर सकती है। साथ में इरिगेशन की फैसिलिटी रिमूव हो जाएगी, तो वो सेकंड क्रॉप भी ले सकती है, साल में 1 से ज़्यादा क्रॉप लेगी, एम्प्लॉयमेंट होएगी, 2 पीपल से ज़्यादा प्रमोट करेगी, अपने वर्कर्स को भी रखेंगी। तो अगर वहाँ पर उसके पास प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो उसको ट्रांसपोर्टेशन की भी रिक्वायरमेंट होगी, ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्री खुलेगी तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होएगी। जब उसके पास सरप्लस होगी तो इफ़ वी प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज, अगर हम उसी तरह से, जैसे मान लो इसने 1 साल में 2 या 3 सीड्स ली, सरप्लस हो गई, सरप्लस को अगर उसकी इंडस्ट्री सेटअप होगी, मान लो उसने दाल की ही क्रॉप को लिया, तो दाल की क्रॉप के लिए अगर लोकल इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे हो जाएंगी तो उसकी वो दाल वहीं बिक जाएगी, उसको तुरंत पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरह से उसकी डेवलपमेंट होगी या नहीं होगी। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर, तो आप इरिगेशन फैसिलिटी, बैंक फैसिलिटी, स्मॉल सेक्टर यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, मनी लेंडर्स के बजाय बैंक, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अगर गवर्नमेंट उनको मार्केटिंग प्रोवाइड कर दे तो यहाँ पर आप लोगों का आसानी से और भी जॉब क्रिएट हो सकती हैं। अब सपोज करो लक्ष्मी और जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं वो चाहते हैं कि उसकी वो चीज़ें बिकें, तो ट्रांसपोर्ट के साथ साथ उसको बैंक फाइनेंस भी मिलेगा, ट्रक्स के साथ साथ उसको जैसे अगर वाटर भी आसानी से मिलने लगेगा तो उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी आगे। तो वो कहती है कि इन सारी चीज़ों के लिए उसको कहता है कि लोकल में जब इंडस्ट्रीज़ वगैरह खुलेंगी तो वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट होगी। तो आप लोगों को पता है कि 60% ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग टू द एज ऑफ 5 to 29 ईयर्स। जो हमारे काम करने वाली लोगों की उम्र है वो 5 से 29 साल है। उसमें से सिर्फ 51% ही एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, यानी कि ओनली 50% ही पॉपुलेशन हमारी गवर्नमेंट जो एजुकेशन को कर सकती है। लेकिन अगर वो बाकी जो चाइल्ड लेबर हैं 5 से 29 साल के बीच में, तो वो लोग एज अ चाइल्ड लेबर काम करते हैं। चाइल्ड लेबर काम ना करें, अगर इन्हीं बच्चों को स्कूल पढ़ाया जाए तो मोर बिल्डिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्डिंग के लिए फिर मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी, मोर टीचर्स होंगे, स्टाफ होंगे, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इसी तरह से अगर किसी की हेल्थ अच्छी होती है, हेल्थ सिचुएशन को इम्प्रूव करना है, डॉक्टर्स ज़्यादा चाहिए, हेल्थ वर्कर्स ज़्यादा चाहिए ताकि वो रूरल एरिया में किया जाए। ये हमारा नीति आयोग ने एस्टिमेट किया है। नीति आयोग जो हमारा मिनिस्ट्री प्लानिंग कमीशन होता है, उसने उन्हीं के अकॉर्डिंग कि वी कैन क्रिएट 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन एजुकेशन सेक्टर अलॉन्ग विद द हेल्थ सेक्टर। अगर उनको मेडिकल वगैरह में तो 20 लाख जॉब एडिशनल आप क्रिएट कर सकते हो। एवरी स्टेट और रीजन हैज़ पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन दैट एरिया, जो कि एजुकेशन और इसके बाद
टूरिज्म भी हो सकता है, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज, न्यू सर्विसेज, आईटी वगैरह की भी हो सकती है। अब बेटा मैंने आप लोगों को कहा कि उनको ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए। अगर अब उनके पास पैसे आ जाएंगे तो वो ज़्यादा चीज़ें डिमांड करेंगे, ज़्यादा चीज़ें डिमांड करेंगे तो बेटा वो उसकी पेमेंट भी करेंगे, तो उनकी इंडस्ट्रीज भी सेटअप होगी। तो इस तरह से यहाँ पर काम होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग कमीशन, एवरी ईयर एडिशनल एम्प्लॉयमेंट मोर देन 35 लाख पीपल को इसमें उन्होंने कोशिश करते हैं कि उनको दे सकें। अब इस चीज़ को समझते हुए, रिकॉग्नाइजिंग दिस, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड ए लॉ इम्प्लीमेंटिंग राइट टू वर्क। क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, डिफाइन राइट टू वर्क। और इस राइट टू वर्क को उन्होंने 625 डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया में लागू किया। दैट इज MGNE NREGA मैग्ना 2005, जिसमें M फॉर महात्मा, G फॉर गांधी, N फॉर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें मजदूरों को गारंटी दी जाती है रूरल एरिया में। ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क इन रूरल एरियाज, यानी कि जो काबिल हैं और जो काम करना चाहते हैं, ज़रूरत है, आर गारंटी 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर, यानी कि पूरे साल में से उनको 100 दिन की गारंटी दी जाती है एम्प्लॉयमेंट की बाय द गवर्नमेंट। अगर वो गवर्नमेंट इस ड्यूटी में फेल हो जाती है कि उनको 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती, देन इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपल, यानी कि वो 100 दिनों तक की मजदूरी का भत्ता पे करती है अगर वो उन लोगों को काम ना दे पाए। एक्चुअली ये किस लिए प्रमोट करना है कि वो ताकि काम करें और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर पाएँ, और वो इस तरह के काम देती है गवर्नमेंट। द टाइप ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर कि लैंड में प्रोडक्शन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ के थ्रू लोगों को एम्प्लॉयड करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस कंसेप्ट। इफ़ एनी डाउट प्लीज़ राइट टू मी। और अगली वीडियो में मैं आप लोगों को ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करेंगे। दीज 2 टॉपिक्स कैन बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड फॉर दैट पर्पज यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। तो बेटा अभी आप लोग जो क्वेश्चन कर सकते हैं उसमें क्वेश्चन, जैसे कि हम लोगों ने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए थे, आगे है 4th, व्हाट डज द हिस्ट्री ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इंडिकेट अबाउट द शिफ्ट दैट हैव टेकन प्लेस बिटवीन द सेक्टर, यानी हिस्टोरिकल चेंज के बारे में लिखेंगे आप पेज नंबर 23 पे। उसके बाद वाई इज द टेरिस्ट्री सेक्टर बिकम सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया, इंडिया में टेरिस्ट्री सेक्टर की इंपॉर्टेंस बतानी है। उसके बाद आप डिस्गाय अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्गाय अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ईच फ्रॉम द अर्बन और रूरल एरियाज। फिर इसी तरह से डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाय। डिस्गाय मैं बता चुकी हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पर लोगों को काम करने की इच्छुक है लेकिन उनको कोई काम नहीं मिलता, तो वहाँ पर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट होगी। उसके बाद tertiary sector is not playing any significant role in the development of Indian economy. Do you agree? Give reason and support of your answer. फिर इसी का और में आएगा बेटे कि और आर ऑल द सर्विस सेक्टर इन आवर कंट्री ग्रो इन वेल। तो इसका आंसर बेटे पेज नंबर 25 पे है आपकी बुक में, उसको देखेंगे। इसके बाद हाउ वुड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इफ फार्मर वर प्रोवाइडेड विद इरिगेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़। अगर फार्मर्स को इरिगेशन और मार्केटिंग फैसिलिटीज़ दी जाएं तो वो अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद है इन व्हाट वेज आर एम्प्लॉयमेंट बी इंक्रीज इन रूरल एरिया एज वेल एज अर्बन एरिया। तो वाई डू यू थिंक मेगरा एक्ट 2005 इज रेफर टू अस राइट टू वर्क, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस। प्लीज राइट इन योर नोटबुक एंड एनी डाउट प्लीज आस्क टू मी। ओके, थैंक यू।